गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और सबसे पहले बात करते हैं भाई यहाँ पर इंटर मियामी वर्सेस अल हिलाल के मैच की। देखो जितनी इसकी हाइप होनी चाहिए थी वो तो नहीं थी। अब देखो इसके पीछे दो रीजन है। पहला अगर सबसे बड़े रीजन की बात करें तो यहाँ पर मेसी वर्सेस नेमार जो ऑफकोर्स पिच करना चाहती थी ऑर्गेनाइजर, वो यहाँ पर हो नहीं पाया। उसके पीछे दूसरा बड़ा रीजन है कि भाई देखो कुछ प्लेयर ऐसे थे अल हिलाल के या फिर इंटर मियामी के भी। इंटर मियामी के तो खैर इंजरीज की वजह से, लेकिन अल हिलाल की वजह से यहाँ पर ये था कि भाई एफकॉन में जो प्लेयर है उसकी वजह से अल हिलाल अपने काफी मेन प्लेयर्स यहाँ पर पिच नहीं कर पाई, चाहे हम कुलिबाली की बात करें या फिर वारी की। बट स्टिल इस गेम में अगर हम फायर पावर की बात करें तो बहुत ज्यादा थी। ऑफ कोर्स इंटर मियामी में आप कह सकते हो कि बार्सिलोना यूनियन किटी पार्टी चल रही थी। और अगर अल हिलाल की बात करें तो उसमें मित्रोविच था, सर्ज मिलिनकोविच-साविच था, रूबन नेवेस था, माल्कॉम था। माल्कॉम भी एक्स बार्सिलोना प्लेयर है। पता है मैच से पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। ये एक हाइप होती है कि भाई किस तरीके से अल हिलाल के फैंस यहाँ पर मेसी को वेलकम करेंगे, क्योंकि तुमको पता है कि पिछले सीजन यहाँ पर अल हिलाल ने एक 1.5 बिलियन का यहाँ पर पैकेज दिया था मेसी को, जिसने अल्टीमेटली इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था और लात मार के छोटे क्लब को बाहर कर दिया। यहां पर मेरे को लगता है कि पूरे मैच में जो मैंने नोटिस किया था दैट वाज कि एक मिक्स रिएक्शन आ रहा था। एज होल इंटर मियामी को बू किया जा रहा था, बट आई थिंक लियोनेल मेसी को कुछ हद तक यहां पर चीयर्स मिल रहे थे। मैंने काफी टीफोस देखे, मैंने काफी फैंस देखे, और डेफिनेटली यहां पर ऑफ कोर्स अल हिलाल का होम क्राउड है तो वहां पर उनको पूरी तरीके से चीयर मिल रहा था। गेम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाटा मार्टिनो के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल था गेम। प्री सीजन में अभी तक एक भी गेम नहीं जीते, एक भी गोल नहीं मारा था। मेसी ने भी 1.5 गेम खेला था तो उसमें उसका गोल नहीं आया। यहां पर दोनों चीजें हो गई। इंटर मियामी ने पहला गोल भी मार दिया, मेसी को भी अपना पहला गोल मिल गया, बट यहां पर मैच हार गए। शुरुआत की अगर 25 मिनट की बात करें ना तो अल हिलाल ने देखो पेला था। अल हिलाल यहां पर काफी कॉन्फिडेंट दिख रही थी, हाई प्रेस कर पा रही थी, और इंटर मियामी खुली छतरी दिख रही थी भाई साहब। लेकिन गेम जैसे जैसे आगे बढ़ा, पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में इंटर मियामी ने अपने डिफेंसिव यूनिट को थोड़ा और सॉलिडिफाई करा और अल हिलाल को भी स्पेस नहीं मिल रही थी। सर्ज मिलिनकोविच-साविच ड्रॉप कर रहे थे, रूबन नेवेस बहुत ड्रॉप होकर खेल रहा था, मित्रोविच को जो स्पेस मिल रहा था, जो वो बुली कर पा रहा था, वो नहीं मिल रहा था। हाँ एक चीज तो कंफर्म है, जॉर्डी एल्बा, लुइस सुआरेज, लियोनेल मेसी और बुस्केट्स, इन चारों की केमिस्ट्री दिखती है बहुत अलग से। एक 19 साल का डेविड रूइस था जिसने गोल भी मारा था ओकेजनली, लेकिन अगर गोल मारने से पहले की बात करोगे वो भी काफी हाइपर एक्टिव दिख रहा था, काफी छटपटा रहा था वो भी। लेकिन भाई जॉर्डी एल्बा का वो सिग्नेचर रन जिसको मेसी पिक करता है, लुइस सुआरेज का अगेन वो एग्रेशन, सब था इसमें। सर्जियो बुस्केट्स का यार देखो उस पर लेग्स नहीं है तो फिजिकलिटी तो आप उससे भूल ही जाओ। तो ये भी बड़ी दिक्कत की बात है कि इंटर मियामी को कोई ट्रैक बैक करने का है। बट अगेन ये हम उन गेम्स की बात करें जैसे अल नसर का गेम हो गया, एक अल हिलाल का गेम हो जाएगा, लेकिन अगर आप MLS की बात करोगे तो वो इतनी क्वालिटी डिमांड ही नहीं करता कि सर्जियो बुस्केट्स को वहां पे प्रॉब्लम होने वाली है, बल्कि वो गुरु ही होगा वहां का। अगर इंटर मियामी के गेम की बात करें ना तो देखो सुआरेज से आप इतना एक्सपेक्ट ना ही रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये मेरे को लगता है। सुआरेज ने कल अच्छा खेला, लेकिन वो अच्छा आप तभी डिफाइन कर पाओगे जब आपके अपने जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो थोड़े वेल डिफाइंड हो। भागना उसमें से एक है तो नहीं हो पाएगा, एग्रेशन उसमें से एक है तो खेला है, शूटिंग पावर अगर उसमें से एक है तो खेला है, कनेक्टिविटी की बात करें तो खेला है, फॉक्स इन द बॉक्स और वो एग्रेशन वाला होता है ना कि एक स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट आ जाना चाहिए, खेला है। पहला गोल भी भाई ने ऐसे ही मारा था जहां पर उन्होंने पर्टिकुलरली पहले ऑफसाइड से रूल हो गया तो बाद में VAR ने यहां पर उस चीज को क्लियर कर दिया। लेकिन लियोनेल मेसी की अगर बात करें, लगभग आई थिंक मैं 2-2.5 महीने बाद उसको एक पूरा गेम खेलते हुए देख रहा हूं भाई, ही इज स्टिल अनरियल। मतलब मेसी क्या है ना यार, मेसी बुली नहीं कर सकता किसी को फिजिकलिटी में, बट वो ग्लाइड कर सकता है, वो ड्रिबल कर सकता है, वो ड्रॉप करके जो लेफ्ट से कट करता है, वो 4-5 डिफेंडर उससे छीनने की कोशिश करते हैं, उसको फाउल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बाकी के प्लेयर्स क्या होते हैं, फाउल ले लेते हैं, या फिर कुछ प्लेयर्स होते हैं यहां पर कि बस उस फाउल से बचने के लिए इधर उधर ड्रिबल कर देते हैं। मेसी क्या करता है, दोनों ही नहीं करता। मेसी कहता है कि इसकी माँ का मजे, वो ना फाउल लेता और ना वो यहां पर ड्रिबल करके किसी ऐसे एरिया में जाता। वो क्या करता है, वो ड्रिबल करते करते प्लेयर ही ढूंढ लेता है, और ऐसा वैसा प्लेयर नहीं कि बैक पास कर दिया, सेफ पास खेल लिया, थ्रू बॉल ही निकल जाती है। इसमें अल हिलाल की आप तारीफ कर सकते हो कि उनका ऑफसाइड ट्रैप काफी सही था, और लुइस सुआरेज 2-3 बार तो ऑफसाइड निकला ही निकला है। लुइस सुआरेज को बाहर किया, कैम्पाना को लेके आया गया, लेकिन ओवरऑल मैच एंटरटेनिंग था। अल हिलाल के जीतने पे क्या आई एम शॉक्ड नहीं भाई। अगर आप कहोगे इंटर मियामी में फायर पावर है, यस है, लेकिन भाई ओवरऑल अगर फायर पावर की बात करोगे तो अल हिलाल की ज्यादा बेटर है, और अल नसर वाले गेम में तो इसकी मां का मजे आ जाएंगे भाई। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब एक कंट्रोवर्सी की। रियल मैड्रिड वर्सेस अल्मीरिया का जो गेम था वो कंट्रोवर्सी अभी तक बुझी ही नहीं है।
वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने हुक्का लगा रखा है और बीच में जब किसी का मन करता है वापस से चिंगारी लगा के फूकने लग जाता है। अब हाल ही में होता ही है कि भाई DAZN ने एक रिकॉर्डिंग को पब्लिश ही कर दिया। उसमें यह था कि भाई हाफ टाइम में टनल में बात हो रही थी रेफरी जो कि ऑन द स्पॉट रेफरी थे और नाचो जो कि रियल मैड्रिड कैप्टन है उनके बीच में। जो उस मीडिया पब्लिकेशन ने डाला वो ये था कि रेफरी ने नाचो को कहा कि जो रॉड्रिगो का स्लैप था, जो चांटा था गोलकीपर को, वो रेड है, स्ट्रेट रेड कार्ड। नाचो ने जिसपे कहा कि वो रेड कार्ड नहीं था और कैसे था रेड कार्ड। फिर उसमें कार्लो एंसेलोटी आते हैं और कहते हैं कि सब चीज ठीक है, तो रेफरी कहता है सब चीज ठीक है। कितना अजीब लग रहा है ना कि रेफरी कहता है वो रेड कार्ड था, कार्लो आगे कहता है कि सब ठीक। मतलब ये चीज ऐसा ही लगता है कि रेफरी रियल मैड्रिड की किट्टी पार्टी में है, जर्सी पहना दो ना उसे। लेकिन बाद में यहां पर जो रेफरिंग एसोसिएशन है उन्होंने यहां पर क्लियर करा और एक ऑफिशियल यहां पर ट्रांसक्रिप्ट दी कि बात हुई क्या थी। पहले तो इस चीज में मेरे को लगता है कि उसके बेल्ट पड़ने चाहिए मीडिया वाले के। यहां पर बात ये हुई थी कि नाचो और रेफरी में जो बात हो रही थी, रेफरी ने कहा था वो जो फाउल था ना, अगर यही फाउल तुम्हारे गोलकीपर पे होता तो तुम रेड मांगते, जिसपे नाचो ने कहा कि ऐसा नहीं है और रॉड्रिगो का रेड भी नहीं था। इस चीज में बात करते करते उन्होंने बात को घुमाया और कहा कि ये रेड था। सोच रहे हो तुम कंटेक्स्ट को कितनी जल्दी पलट दिया गया और इससे काफी ज्यादा यहाँ पर हेट मिल रही थी, काफी ज्यादा बज़ और काफी ज्यादा यहाँ पर वायरल हो रहा था पूरा ट्रांसक्रिप्ट। इसके बाद यहाँ पर रेफरी एसोसिएशन ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों के दोनों क्लब्स इस ट्रांसक्रिप्ट को कंफर्म करें, जिससे यहाँ पर भाई सबकी सहमति बैठ जाए, चाहे अल्मीरिया की बात करें चाहे रियल मैड्रिड की बात करें। तो ये एक बहुत क्रिटिकल चीज थी। इसी के साथ बात करते हैं बार्सिलोना के रिगार्डिंग। भाई जावी ने जब से अनाउंस किया है तब से थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं और जावी के साथ नहीं बल्कि बार्सिलोना का फ्यूचर क्या होने वाला है। ऐसे में कुछ तुमको 3 मैनेजर्स के नाम देने वाला हूं जहां पर थोड़ी सी हरकत अब तेज चल रही है। देखो सबसे पहले मिकेल आर्टेटा के साथ लिंक आए थे जो कि स्पोर्ट ने, ये तो बहुत पहले पकड़ लिया था मैंने, जब स्पोर्ट ने लिखा था कि बता ही दिया मिकेल आर्टेटा ने आर्सेनल के ओनर्स को कि भाई मैं तो जा रहा हूं बार्सिलोना के लिए। इसके बाद यहां पर आर्सेनल में आर्टेटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीज क्लियर करा कि ये बहुत बद्दी है और मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आया। उन्होंने अपने पूरे कंफर्मेशन और जस्टिफिकेशन में ये कहा है कि मैं बार्सिलोना नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास यहां पर बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा यहां पर एक प्रोजेक्ट है और मैं आर्सेनल से कहीं भी नहीं जाने वाला। मेरे को लगता है कि आर्टेटा के कहने से पहले ही आपको ये चीज समझ जानी चाहिए कि ये तो सही बोल रहा है। यार एक बात बताओ, एक मैनेजर को उसके स्पोर्टिंग डायरेक्टर वगैरह ऊपर के लोग बढ़िया चाहिए, आर्टेटा पे वो है। आर्टेटा पे भाई उसने 400-500 मिलियन खर्च करे तो उसमें पैसा भी है, आर्टेटा के पास दिखाने के लिए रिजल्ट्स भी है, आर्टेटा के पास एक प्रेशर था और उसने उसको बाईपास करके सबका ट्रस्ट भी जीत लिया। आर्टेटा के पास अब बहुत बढ़िया चांस है क्योंकि शायद से क्लॉप जा रहा है तो वो अब यहाँ पर पेप के साथ एक राइवलरी स्टार्ट कर सकता है। ऐसे में वो बार्सिलोना क्यों जाएगा जहां पर फ्यूचर ही क्लियर नहीं है, जहां पर वेज बिल नहीं है, जहां पर पैसा नहीं है, जहां पर प्रेशर तो दुनिया भर इंटरगैलेक्टिक पूरा मिल्की वे का सारा प्रेशर तो बार्सिलोना की हॉट सीट पर ही है। इसी के बाद टुकल की बात करते हैं। अब देखो सीधी बात है, टुकल ने तो बत्ती बना के खुद ही ले ली। टुकल ने एक इंटरव्यू में कहा कि स्पेनिश लोग जो है ना बहुत बढ़िया है, स्पेनिश में तो काम करने में मजा ही आ जाएगा, स्पेनिश के जो लोग हैं उनमें एक डिटर्मिनेशन दिखता है, ये वो है। भाई जर्मनी में काम करता है लेकिन उसने दे स्पेनिश की दी। इसके बाद यहां पर लगा कि टुकल ने अपने आप को ही ऑफर कर दिया बार्सिलोना को और एक बहुत बढ़िया स्टाइल है। इसके पीछे का तर्क ये लगाया गया भाई अगर बायर्न यहां पर बुंदेसलीगा नहीं जीती तो ये कंफर्म मान के चलो कि टुकल तो सैक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि चैंपियंस लीग में भी कितना डीप रन जाएगा। मतलब 11 साल की स्ट्रीक अगर कोई मैनेजर तोड़ेगा, ये वही वाली बात होगी सीरिया में जब एक बहुत तगड़ा चीज था, यूवेंटस का डोमिनेशन चल रहा था, कोई मान लो कोई मैनेजर आ जाए जो कि सीरिया ना जीत पाए, गया भाई वो, यही बुंदेसलीगा में होने वाला है। ऐसे में यहां पर फिर भाई बायर्न म्यूनिख ने एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और जस्टिफिकेशन दिया कि टुकल ने बस एक जनरल सवाल पूछा था, एक उससे जनरल था, उसके कंटेक्स्ट को घुमाया गया और बार्सिलोना से जोड़ा गया। हम बिल्कुल भी इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे अगर कोई भी मीडिया पब्लिकेशन ऐसे हमारे मैनेजर के बारे में झूठ बोलेगा। मैं एक क्लू दे देता हूं, काफी लोग कह रहे हैं जाबी अलोंसो टू लिवरपूल इज ऑलमोस्ट कंफर्म, बट इतना इजी नहीं है। देखो जाबी अलोंसो अगर लेवरकुसन के साथ जीत गया बुंदेसलीगा, जो कि लग रहा है वो जीतता हुआ, तो ये तो मान के चलो कि टुकल सैक है, और टुकल सैक हो गया तो बायर्न की सबसे पहली नजर किस पे जाएगी? जाबी अलोंसो पर जाएगी। ऐसे में भाई लिवरपूल और बायर्न में लड़ाई होने वाली है जाबी अलोंसो के लिए। रही बात बार्सिलोना की, तो मेरे को लगता है कि बार्सिलोना को इन हाई बॉक्स ऑफिस मैनेजर से हटके यहाँ पर थोड़ा सा लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे देखना ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसी में यहाँ पर लुइस एनरिके के लिए भी काफी ख्याली पुलाव पकड़े हैं यहाँ पर। इस समय काफी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भाई बार्सिलोना के जो प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई एक लेजेंड को दूसरा ही लेजेंड रिप्लेस करे और वो लुइस एनरिके चाहते हैं। इसके पीछे ये है कि भाई समझ भी जाएगा, ट्रेवल भी जीत चुका है, कमांड भी रखेगा और लपोर्ता चला भी नहीं पाएगा। लेकिन इसके पीछे का रीजन जब यहाँ पर लुइस एनरिके से पूछा गया तो उसने बात घुमा दी। उसने कहा कि यार इस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता और बाद में देखेंगे। अब ये भी देखने वाली बात है कि पोस्ट एम्बापे अगर होता है
या फिर आज के अभी बात करें लीग 1 वो जीत ही जाएंगे, चैंपियंस लीग में कहां तक जाते हैं। एंड इफ रियली यहां पर बार्सिलोना एक प्रोजेक्ट लेके आती है लुइस एनरिक पे, तो क्या वो आता है या नहीं। तो डू लेट मी नो कि तुम चाहते हो कि लुइस एनरिक वापस से बार्सिलोना में आए, और आए तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उस बंदे से क्या होने वाली है। इसी के साथ जब एक मैनेजर के धमाके पे बात करते हैं तो दूसरे मैनेजर के धमाके पे बात करते हैं। यर्गन क्लॉप ने कहा कि भाई वो भी लिवरपूल को छोड़ने वाले हैं, और उसके बाद से मैंने उसी दिन रिएक्शन बोलते हुए कहा था कि इस पे लिवरपूल के प्लेयर्स का फ्यूचर बहुत डिपेंड करता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉयल्टी, लेकिन बहुत मैटर करता है। तुम सोचो यर्गन क्लॉप कितने सालों से रहा है, और उसने जो लिवरपूल 1.0 की सक्सेस थी, चैंपियन लीग जीता, प्रीमियर लीग जीता, सारे टाइटल जीत लिए उसने। साला उसका पार्ट था, माने पार्ट था, फर्मिनो पार्ट था, वेन डाइक उसका कैप्टन था। अब तुम सोचो कि जब यर्गन क्लॉप जा रहा है तो क्या है क्लब का फ्यूचर, कौन सा मैनेजर आने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम सोचो आर्सेन वेंगर ने जिन जिन प्लेयर्स को यहां पर सपोर्ट किया था, जिन जिन प्लेयर्स को अपना इंटीग्रल पार्ट रखा था, उसके बाद कितने प्लेयर थे जो कि बाकी मैनेजर्स के अंडर एक्सेल करे या फिर उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम रही। वैन डाइक ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि हाँ भाई देखो सीधी सी बात है, अभी मेरे को नहीं पता कि क्या डायरेक्शन होने वाली है और इस चीज को भी रोकना पड़ेगा। इसके बाद काफी लोगों ने अटके लगाए कि ये हिंट हो गया कि भैया यहां पर लिवरपूल को बहुत भारी काम करना पड़ेगा अगर उसको साला को या फिर वैन डाइक को टाई करना पड़ेगा। और मेरा इस पे ओपिनियन यही है कि इन दोनों में से शायद से कोई एक ऐसा है जो कि रिन्यू नहीं करेगा। पर्टिकुलरली वैन डाइक ने अगर रिन्यू नहीं करा तो बहुत दिक्कत की बात है, और शायद से साला पे तो कैश ही नहीं कर देना चाहिए गिवन द फैक्ट अगर वो रिन्यू नहीं करने वाला। क्योंकि अगर आपने देखो सऊदी आएगा 150 मिलियन के लिए, पक्की बात है कि वो 150 मिलियन के लिए आएगा, और अगर आपने वो विंडो मिस कर दी और उसने रिन्यू नहीं करा तो साला को बाय बाय कहना पड़ेगा एज अ फ्री एजेंट। और ये बहुत डिपेंड करता है कि लिवरपूल का अगला मैनेजर कौन होगा। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की, जो कि आती है यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। भाई यहां पर पता चला कि भाई न्यूपोर्ट काउंटी के साथ जो मैच था उसमें भाई उससे पहले राशफोर्ड भाई यहां पर गए बाहर और आरएस का एक पौवा लगा के आ गए और उसके बाद बीमार पड़ गए। इसके बाद यहाँ पर काफी चीजें हुई कि भाई यहाँ पर रैशफोर्ड तो एक फेवरेट बॉय है एरिक टेन हैग का, तो क्या टेन हैग भी वही डिसिप्लिनरी एक्शन रखेगा। जब टेन हैग से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि इंटरनल मैटर है। और फिर उसके बाद यूनाइटेड ने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो करते हुए उन्होंने एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे ही दी कि भाई रैशफोर्ड ने अपनी गलती मानी है, उसकी सजा मिल गई। आई थिंक उसकी 2 हफ्ते की वेजेस काट दी जाएंगी और ऊपर से फाइन भी लगाया है। लेकिन अब उसने क्योंकि गलती मान ली है, अपोलोजाइज भी किया है, उसके साथ यहाँ पर इंटरनल मीटिंग भी हुई है एरिक टेन हैग वगैरह की, सबको सॉरी बोला है, इसलिए वो आने वाले गेम में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। मेरे को लगता है 1 तीर से 2 निशाने हो गए, ज्यादा हल्ला भी नहीं काटा और यहां पर फेवरेट बॉय को पनिश करके एग्जांपल भी सेट कर दिया, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थिंग। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।